आज है 27 अप्रैल। आज हम 26 और 27 दोनों दिन की करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने जीता है। ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, दूसरा है दीपांशु शर्मा, तीसरा है रोहन यादव और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि दीपांशु शर्मा। देखिए, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है, जिसमें पुरुषों की भाला फेंक में उत्तर प्रदेश के दीपांशु शर्मा को स्वर्ण पदक तथा उत्तर प्रदेश के ही रोहन यादव को रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए, दीपांशु शर्मा और रोहन यादव ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए इनके नाम आप याद रखना, ठीक है। और ये मत सोचना कि नीरज चोपड़ा क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि ये अंडर 20 की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो, अगर आप मेडल लिस्ट देखना चाहते हैं, एक बार इनको देख लेना। जो गोल्ड वाले हैं, ये जो गोल्ड वाले लोग हैं इतने इतने, इनको एक बार इनके नाम एटलीस्ट आप देख लेना। ये दीपांशु शर्मा, अनुराग सिंह, एकता और ये पवन या पावना और रणवीर अजय, ठीक है। तो इनके नाम आप देख लेना और साथ ही इन्होंने किस क्षेत्र में लिए हैं, ठीक है। मेंस शॉट पुट में या मेंस जेवलिन थ्रो में, इन सबको देख लेना आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में दीफू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ने संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने की मांग की है। निम्नलिखित राज्यों में से बताएं दीफू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है असम, सिक्किम, मिजोरम या मणिपुर। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि असम। अब देखो, यहाँ पर ये आर्टिकल 244A की बात चल रही है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए ना हमें कुछ और चीज़ें समझना जरूरी है बेसिक से, तब उसके बाद हम इसको सब समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है शेड्यूल 6 के बारे में। और आप सभी को पता है कि शेड्यूल 6 में क्या है। देखो, शेड्यूल 6 में है असम, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। हम सभी को पता है कि इन 4 राज्यों का प्रशासन किस तरीके से होगा, इसकी जानकारी हमें शेड्यूल 6 में दी गई है। यानी इन 4 राज्यों के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान अनुसूची 6 में दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको ना अनुसूची 6 के कुछ ये फैक्ट और याद करना होगा, जो कि अभी आपको याद नहीं होगा, कि इसको 1949 में जोड़ा गया था अनुसूची 6 को, ठीक है। और संविधान सभा द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसे बारदोलोई समिति कहा जाता है, ठीक है, बारदोलोई समिति। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेड्यूल 6 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और अगर हम मैप पर देखना चाहें कि भाई जो शेड्यूल 6 के जो राज्य हैं वो कौन से राज्य हैं, तो देखो, हमने अभी देखा कि असम है और ये मेघालय है और ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो आप इस तरीके से एक बार यूं इस तरीके से भी खींच सकते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये राज्य हैं, इस तरीके से खींच सकते हैं दिमाग में, इस तरीके की ये लकीर याद रख सकते हैं। और अगर याद करने के लिए आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि MMTA। देखो, एम से हो जाएगा मिजोरम और दूसरी एम से क्या हो जाएगा, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। लेकिन इसके साथ ही ये कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ हो जाती है कि ए से आप कभी अरुणाचल प्रदेश देखने लग जाएं या फिर एम से आप मणिपुर देखने लग जाएं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको एक बार मैप पर ये चीज़ अच्छे से दिमाग में दे लेनी है कि कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। ये है असम, और ये है मेघालय, त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि इन 4 राज्यों के लिए ही जो शेड्यूल 6 है वो क्यों जोड़ी गई, बनता है कि नहीं बनता है। तो देखो, लक्ष्मीकांत का ये पेज है, जो कि अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि 7th एडिशन में जाकर के चैप्टर 41 है और 41.2 पर ये सब चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि क्यों जोड़ा गया है। तो देखो बहुत ही खूबसूरत लाइन है, ये मीन्स में लिखने लायक लाइन है, ठीक है। हिसाब से ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियां इन राज्यों के अन्य लोगों की जीवनचर्या में घुल मिल नहीं पाई हैं। ये क्षेत्र मानव विज्ञानी नमूने के तौर पर हैं। मानव विज्ञानी नमूने यानी ये जांचे परखे जा रहे हैं, धीरे धीरे इनके बारे में और जानकारी ली जा रही है, ठीक है। भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यकों की संस्कृति को कम या अधिक स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोग अभी भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। समझ में आया। अब देखो, इस पर्याप्त स्वायत्तता से मतलब क्या है, स्वायत्तता से मतलब क्या है। तो देखो, ये जो क्षेत्र है ना, इनके अंतर्गत कोई भी स्पेसिफिक क्षेत्र या पूरे क्षेत्र के लिए एक अलग से क्षेत्र गठित कर दिया जाएगा, जिसका प्रशासन ये लोग खुद ही संभालेंगे। अच्छा, फिर ये सवाल ये बनता है कि ये जो क्षेत्र का गठन किया जाएगा, यानी कि जो स्वायत्त क्षेत्र का गठन किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा। क्या इसको राष्ट्रपति गठित करेगा या फिर इसको संसद गठित करेगी, कौन गठित करेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, राज्यपाल। यानी इन राज्यों का जो भी राज्यपाल होगा वो राज्यपाल गठित करेगा स्वायत्त क्षेत्र का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब समझ लेते हैं आगे की चीज़ें, ठीक है। तो देखो, ये जो पोर्शन है ना, ये इंग्लिश वालों के लिए, अभी जो मैंने हिंदी में पढ़ा था, अभी जो लक्ष्मीकांत का जो पोर्शन पढ़ा था मैंने, वो उसको हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ रख दिया, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से देख लेना। तो देखो, वहाँ पे स्वशासी जिलों का गठन कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने कहा, जिलों का या फिर किसी क्षेत्र का स्वशासी क्षेत्रों का गठन कर दिया जाएगा। और स्वशासी क्षेत्रों के गठन अथवा किसी भी परिवर्तन का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास होगा, ये याद रखना।
ठीक है, कंफ्यूज कर जाएगा, डेफिनेटली कंफ्यूजन में आ जाओगे आप कि इसका अधिकार आप हमेशा, मुझे लग रहा है, प्रेसिडेंट को लगाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसको है? राज्यपाल को है। ये हम शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं, ये याद रखना। ठीक है, हम शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि अगर स्वशासी जिलों का गठन कर दिया जाएगा तो इससे इनको फायदा क्या होगा, तो वो अब हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो जिस क्षेत्र में स्वशासी जिला का गठन किया जाएगा या स्वशासी क्षेत्र का गठन किया जाएगा, वहां पर एक जिला परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें 30 मेंबर होंगे। 26 + 4 30 मेंबर। ये जो 26 मेंबर है ना, ये वोटिंग के माध्यम से जोड़े जाएंगे। जो लोग वहाँ के होंगे, लोकल के लोग, उनके द्वारा वोटिंग के माध्यम से 26 लोग जुड़ेंगे और 4 लोगों को गवर्नर यानी कि राज्यपाल वहाँ पर नॉमिनेट करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 30 लोगों की क्या हो जाएगी, एक काउंसिल हो जाएगी। अब उस काउंसिल को अधिकार होगा किस चीज़ का? उस काउंसिल को अधिकार होगा अपने अधीन क्षेत्र के लिए विधि बनाने की शक्ति। और देखो, भूमि, वन, नहर, खेती, संपत्ति, विवाह, तलाक, ग्राम न्यायालय, औषधालय, सड़क आदि से संबंधित नियम बना सकती है। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे नियम कौन बना सकती है? ये काउंसिल बना सकती है, जो 30 मेंबर की काउंसिल होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई। लेकिन अब सोचो, हमने अभी प्रश्न में पढ़ा क्या था? हमने प्रश्न में ये पढ़ा था, देखो, कि जो दीफू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है ना असम का, वो आर्टिकल 244A के को लागू करने की कह रहा है अपने क्षेत्र में। ठीक है, ये तो बात समझ गए हम। तो अब देखो, जो आर्टिकल 244A है, इसमें असम के भीतर ही कुछ जनजातीय क्षेत्र को मिलाकर एक स्वायत्त क्षेत्र के गठन का प्रावधान किया गया है। समझ में आया? यानी कि ये लोग जो 244A के तहत जो स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, उसका फायदा क्या क्या होगा और क्यों कर रहे हैं? क्या ये बात पूरी तरीके से आपके समझ में आ चुकी है? जी हाँ, पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। इसके साथ ही आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि लद्दाख के बारे में पता होगा आपको। जी हाँ, लद्दाख भी डिमांड कर रहा है इसी दर्जा की लद्दाख डिमांड कर रहा है कि हमें भी शेड्यूल 6 के अंतर्गत एक विशेष स्वायत्त क्षेत्र गठित करने की आपको अनुमति देनी होगी। लेकिन भारत सरकार लद्दाख के मामले में कड़ाई से मना कर रही है कि लद्दाख के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और लद्दाख का मामला अभी नहीं, लद्दाख का मामला बहुत समय से चर्चा में रहा है। लद्दाख बहुत समय से डिमांड कर रहा है। ये मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना रहा है। इसलिए इस मुद्दे को याद रखना, इस आर्टिकल को याद रखना, और किसको अधिकार होता है स्वायत्त क्षेत्र के गठन करने का, ये भी चीजें आपको याद रखनी है। कितने मेंबर्स होते हैं काउंसिल में, ये सारी की सारी चीजें, कितने गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं और कितने वोट के द्वारा चुने जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी ही रखनी है। जब प्रश्न आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न स्टैटिक पोर्शन से है लेकिन हमसे आया नहीं है, लेकिन ऐसा असल में नहीं है। ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और अगर आप करंट से अच्छे से जुड़े रहते हो तो विश्वास मानिए, आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसका मैक्सिमम रिवाइज हो जाता है कुछ चीज़ों को छोड़ करके। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन द्वारा उत्तरी चैनल पार कर आए हुए अवैध शरणार्थियों को किस अफ्रीकी देश में भेजने की तैयारी की जा रही है? तो देखो, इसमें जो ऑप्शन है वो है युगांडा, रवांडा, सूडान या मोरक्को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि रवांडा। देखो, देखने के लिए ना, अब हम इस चीज़ को, इस खबर को समझ पाए असल में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ब्रिटेन के अंतर्गत जो शरणार्थी चले गए थे, चाहे वो कहीं से भी आए हों, ब्रिटेन क्या कर रहा है कि कुछ पैसे दे रहा है किसको? रवांडा को कुछ पैसे दे रहा है। ठीक है, अब रवांडा क्योंकि रवांडा गरीब देश है, तो रवांडा उन पैसों के लालच में आके पता क्या कर रहा है कि इस ब्रिटेन के जो भी शरणार्थी हैं उनको पनाह दे रहा है अपने देश में। अब यहाँ पर रवांडा में पहले से इतनी हालत गंभीर है कि यहाँ पर भुखमरी, गरीबी, ये जितनी भी बुरी से बुरी समस्याएं हो सकती हैं, वो सब रवांडा में अभी भी अवेलेबल है। और इन्होंने क्या करा है कि सबसे ज़्यादा गरीब देशों में शुमार होने वाला रवांडा, उसमें भेज रहे हैं ये अपने यहाँ के शरणार्थियों को कुछ पैसों का लालच देके। अब सवाल ये है कि देखो, रवांडा जैसा देश जिसमें ना तो कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, और ना ही वहाँ पर बहुत कुछ रोजगार के साधन हैं, और ना ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि वहाँ पर कुछ अमीर देश है या कुछ ऐसी स्थिति भी नहीं है, तो क्या इन लोगों के वहाँ पर जाकर के अधिकारों का हनन नहीं होगा? क्या वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित होंगी? इस बारे में क्या ये देश सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहे ये देश इस मामले में। ठीक है, अब इससे ना एक चीज़ सामने आती है, और साथ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनका दोगलापन भी सामने आता है। क्योंकि देखो, अगर ये देश किसी एशियन कंट्री में या किसी गरीब देश में ह्यूमन राइट का अगर वायलेशन हो रहा होगा, तो ये सारे के सारे देश इकट्ठे होकर के ये कहेंगे कि तुम ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हो, और खुद ये पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के संरक्षक के तौर पर खुद को पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अपने बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं और इन लोगों के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे। अब आप ये सोच सकते हो कि भाई मैं इतना जोर इस चीज़ पर क्यों दे रहा हूँ, कि जरूरी थोड़ी उनका यहाँ पर शोषण हो ही हो, तो इसके पीछे लॉजिक दे रहा हूँ। देखो समझो, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में चीज़ों को बताते हैं। और कि हाल ही में ब्रिटेन सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ब्रिटेन में आए हुए अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजा जाएगा तथा इसके लिए रवांडा को कुछ धनराशि भी दी जाएगी। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं इस चीज़ को, मैप के माध्यम से समझते हैं। ये है यूनाइटेड किंगडम, और ये जो है ये क्षेत्र इतना ब्रिटेन कहलाता है, लेकिन इसको अगर नॉर्थ आयरलैंड को अगर जोड़ लें तो ये यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, यानी कि यूके कहलाता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ना, ये देखो, ये वाला क्षेत्र है नॉर्थ इंग्लिश चैनल। ठीक है, अगर इंग्लिश चैनल की अगर पूछा जाए किस किस को जोड़ता है, तो नॉर्थ सी और अटलांटिक सी को जोड़ने वाला जो क्षेत्र है ये है इंग्लिश चैनल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, ये है डोबर जल संधि। क्या नाम है? डोबर स्ट्रेट। ठीक है,
अगर डोबर स्ट्रेट की बात की जाए तो देखो ये नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल, क्योंकि ये इंग्लिश चैनल है पूरा और डोबर स्ट्रेट यहाँ पर है, तो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जो जोड़ने वाली स्ट्रेट है वो क्या है, डोबर स्ट्रेट है। और अगर इंग्लिश चैनल के बारे में पूछा जाए तो नॉर्थ चैनल और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, ठीक है। ये रही बात यूके की। अब दूसरी बात आती है रवांडा की। तो देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में, ये आपको पता है ये विक्टोरिया लेक है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा देश है ना, ये कॉन्गो है, कॉन्गो, ठीक है। और ये जो छोटा सा देश है ये है रवांडा, क्या है, रवांडा। तो ये छोटे से देश में यहाँ से भेजे जा रहे हैं शरणार्थी, ठीक है। साथ ही रवांडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जैसे कि पढ़ो यहाँ से, किगाली रवांडा की राजधानी, किगाली जो है रवांडा की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। ये देश जमीन से घिरा हुआ है, स्थलबद्ध है यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है और भूमध्य रेखा से कुछ डिग्री दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि भाई मैं इस पर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों कर रहा हूँ और इसको ज़्यादा, इस मुद्दे को इतना ज़्यादा क्यों खींच रहा हूँ। तो देखो जैसा कि आप देखो एक बार कि ये तो रवांडा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये तो यूके है, ये वाला है, ये यहाँ पर यूके से यहाँ पर लोग भेजे जाएंगे शरणार्थी। लेकिन क्या आपको पता है यहीं पर एक देश और है, उसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है, डेनमार्क। ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि डेनमार्क भी रवांडा से बात कर रहा है अपने यहाँ के शरणार्थियों को भेजने की। यानी आप समझ पा रहे हैं, यूरोपीय देशों में शरणार्थी इधर उधर से, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया चैन की तो सांस सो नहीं रही है। बहुत सारे देशों में कब उनके साथ क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि बेशक हमारे पास घर ना हो, बेशक हमारे पास गाड़ी ना हो, लेकिन एटलीस्ट हमारी जान तो सुरक्षित रहे, एटलीस्ट हमारे बच्चों की जान तो सुरक्षित रहे। इसके लिए लोग क्या करते हैं कि अपनी जान पर खेल करके और ये उन देशों में जाने का प्रयास करते हैं जहां अभी शांति कायम है, ठीक है। तो इन देशों में बहुत सारे शरणार्थी चले गए और रह भी रहे हैं। अगर मान के चलो इसी तरीके की स्थिति बनी और इन देशों ने एक ट्रेंड पकड़ा कि जैसे कि ये यूके कर रहा है, अब यूके अकेला नहीं कर रहा, इससे पहले भी एक देश कर चुका है। जैसे कि ये देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इस ऑस्ट्रेलिया ने, ये देखो ये है न्यू गिनी, ठीक है। अब न्यू गिनी पर ये जो आइलैंड है उस पर दो देश है, एक जो ये वाला जो वेस्ट वाला है ये क्या है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। लेकिन जो ईस्ट वाला है इस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। आपको पता है पापुआ न्यू गिनी को पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे बुरा देश कहा जाता है। बुरा देश से तात्पर्य मेरा यह है कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश कहा जाता है। यहाँ की जो राजधानी है, क्या है यहाँ की राजधानी, पोर्ट मोरेस्बी। क्या है, पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट मोरेस्बी। आपको पता है पोर्ट मोरेस्बी की ये स्थिति है जहां पर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होने के बावजूद कि पूरी लाइफ में महिला, जो 70% महिलाएं हैं उनको बलात्कार का सामना करना पड़ता है। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि यहाँ की 70% महिलाओं को अपने जीवन काल में कभी ना कभी बलात्कार का सामना करना पड़ता है। और पता है यहाँ पर बीबीसी की न्यूज़ गई, बीबीसी ने जाकर के यहाँ पर जांच पड़ताल की, तो पता है पोर्ट मोरेस्बी में जो यहाँ के जो लोकल के गुंडे होते हैं ना, लोकल के लोग, उन्हें रास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रास्कल। और ये इतने खुले तौर पर पुलिस के सामने खुले तौर पर बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए या कहीं पर भी मीडिया कर्मियों कहीं पर भी इनसे पूछा जाए, खुले तौर पर बताते हैं कि हाँ महिलाएं सबसे सस्ता होती हैं, उनको पकड़ना, उनके साथ कुछ भी कर लो, वो हमारा विरोध ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाती हैं, ज़्यादा ताकत होती नहीं है उनमें, उनके साथ रेप करना ये सब बहुत ईजी हो जाता है। अब आप समझ सकते हो, ये पुलिस के सामने, मीडिया के सामने खुले तौर पर ऐसी बातें करते हैं, फिर भी इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति है कानून की। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था पता है, कि अपने यहाँ के जो रिफ्यूजी थे उनको इसी देश में भेज दिया था। समझ में आ रहा है? यानी कि पापुआ न्यू गिनी को थोड़ी सी पैसे की फाइनेंशियली मदद करके और वहाँ पर भेज दिया। अब ये गरीब देश हैं, ये क्या करते हैं कि पैसे की लालच में आकर के ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे तो हालत गंभीर है ही, और हो जाएगी क्या, पैसा तो कुछ मिल जाएगा। लेकिन पता है जो लोग यहाँ पर गए क्या हुआ, बच्चों से लेकर महिलाओं का सबका बलात्कार किया गया। अरे जब यहाँ के खुद के लोग, यहाँ पर जब लोकल के लोग सुरक्षित नहीं है तो बाहर से आए हुए लोग कैसे यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं? महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ इतनी ज़्यादा ज्यादती हुई। और तब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनके ये ह्यूमन राइट का जो डंका लिए डोलते हैं चारों तरफ, ये तब क्या स्थिति होती है, ये बिल्कुल किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। ये तब अखबारों में और रिपोर्ट्स में अपना दुख प्रकट करते रहेंगे, लेकिन असल में जो दुख हो रहा है उसको रोकने का प्रयास नहीं करते ये। तो ऐसा ही यहाँ हो रहा है। यहाँ पर यूके गवर्नमेंट भेज रही है, उसके बाद डेनिश गवर्नमेंट भी बात कर रही है, और इसी तरीके से फ्रांस, स्पेन, ये सभी, पोलैंड अगर बात करने लग गए तो ऐसे तो ये पूरे अफ्रीका और गरीब देशों को भर देंगे इनसे, शरणार्थियों से, और अपने स्वस्थ और अच्छे बने रहेंगे। और यहाँ पर इन देशों में जो कानून व्यवस्था पहले से ही इतनी ज़्यादा गई गुजरी है, वहाँ पर और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। अब इन देशों में कितनी गई गुजरी कानून व्यवस्था है, अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था कि यहाँ पर जो सियरा लियोन है, यहाँ पर ज़ॉम्बी ड्रग के कारण आपको पता है आपातकाल लगाना पड़ा है। यानी कि यहाँ के 63% लोग ज़ॉम्बी ड्रग के शिकार हैं, जो मनुष्य की हड्डियां निकाल के, चूरन निकाल के मनुष्य की हड्डियों का, कब्रें खोद के उसमें से मनुष्य की हड्डियां निकाल के उनका चूरन बना के और उनका नशा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कितनी स्थिति बुरी है? हम इंडिया में रहते हैं, हमें पता नहीं है बाहर के देशों में कितनी कितनी बुरी स्थितियां हैं। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा भारत को बौद्धिक संपदा सुरक्षा मामले में निगरानी सूची में रखने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएसए और चौथा है दक्षिण कोरिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि यूएसए। तो देखो ये वायर की रिपोर्ट है, द वायर की, इसमें कवर करा है इस चीज़ को कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को बौद्धिक संपदा सुरक्षा मामले में, यानी कि आईपीआर मामले में निगरानी सूची में रखने का निर्णय लिया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो भारत है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का
वॉयलेशन करता रहता है। इस सूची में अन्य देशों में देखो अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और वेनेजुएला भी शामिल है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का सम्मेलन किस देश में किया गया है? ऑप्शन है वियना, दूसरा है इटली, तीसरा है नीदरलैंड और चौथा है जापान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि नीदरलैंड। तो समझ लेते हैं 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में स्वच्छ और स्वदेशी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके साथ ही इसकी थीम भी याद रखना। जो थीम है वो क्या है? रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लानर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब जो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल है उसके बारे में भी याद रखना है। बस इतना से याद रखो, गठन इसका कहाँ किया गया है? गठन कब किया गया है? 1924 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखना, यूके के लंदन में है। ठीक है, लंदन। ठीक है, जो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ये चीज़ याद रखनी है। और अब ना हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि जो नीदरलैंड है ना, हमने नीदरलैंड के बारे में पढ़ा है, तो नीदरलैंड ना बेनेलक्स कंट्रीज का भाग है। बेनेलक्स कंट्रीज का भाग है। इसका मतलब क्या है कि देखो ये है यूरोप, इसका ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का हिस्सा है। इस हिस्से को अगर हमें यहाँ निकाल के देखें तो इसमें ना हमें 3 भाग दिखाई देते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? देखो, एक तो ये वाला भाग, ठीक है, एक तो ये वाला भाग, और एक ये वाला भाग, और एक ये छोटा सा भाग। ठीक है, तो ये ना बेनेलक्स कंट्रीज हैं। कौन से हैं ये? बेनेलक्स कंट्रीज। इसमें 3 देश हैं। कौन कौन सा है? ये वाला है नीदरलैंड। क्या है ये? नीदरलैंड। और ये वाला कौन सा है? ये वाला है बेल्जियम, और ये वाला है लग्जमबर्ग। अब देखो यहाँ से देखो, बी ई से क्या है? बेल्जियम, तो बेल्जियम वाला ये वाला है। ठीक है, और एन ई से क्या है? नीदरलैंड, तो नीदरलैंड ये वाला है। ठीक है, और लग्जमबर्ग जो है वो ये है छोटा सा देश। ठीक है, ये वाला। अब आपको ना यहाँ बेल्जियम और इसके नीदरलैंड के बीच में ये सफ़ेद लकीर सी दिखाई दे रही होगी, जहाँ ये डेल्टा सा बना हुआ है। ये पता है क्या है? ये वाली, ये एक नदी है, इसके बारे में आपने नाम सुना ही होगा, यूपीपीसीएस में आ चुकी है, राइन नदी। क्या नाम है इसका? राइन नदी इसका नाम है। और इसके मुहाने पर ना, इसके मुहाने पर एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है रॉटरडम। क्या नाम है उसका? रॉटरडम। ठीक है, कहा जाता है कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है ये। क्या है? व्यस्ततम पोर्ट है ये यूरोप का। ठीक है, रॉटरडम। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा बाहरी अंतरिक्ष को हथियार मुक्त रखने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के मसौदे को वीटो कर दिया गया है? अब लोग ये देश ना एक से एक बड़ी समस्या क्रिएट करते रहते हैं कि हमें पता है कि पूरी दुनिया में, पृथ्वी पे हमने सारे देशों ने मिलकर के पॉल्यूशन फैला रखा है। ठीक है, अब बाहर अंतरिक्ष में भी पॉल्यूशन ऐसा ना फैले, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि अंतरिक्ष को हथियार मुक्त रखने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा लाया गया। इसको किसने? रूस ने वीटो कर दिया कि नहीं, ये नहीं लाना चाहिए। हमने इससे पहले वाली दूसरी या तीसरी क्लास में हमने बताया था कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, बताया था कि नहीं? वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, इसके तहत पता है क्या किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट स्थापित करी जा रही है, सैटेलाइट। ठीक है, उसके अलावा अंतरिक्ष सेनाओं का गठन किया जा रहा है। साथ ही अंतरिक्ष में अलग अलग ग्रहों पर कॉलोनीज बनाने के लिए कुछ अलग टास्क फोर्स गठित करे जा रहे हैं, और किसको? प्राइवेट कंपनीज को इसके ठेके दिए जाएंगे। तो ये अंतरिक्ष में ना वेपन लेके कोई ना जाए, अंतरिक्ष में अलग अलग देशों के द्वारा कोई ऐसा वेपन स्थापित ना करा जाए जो दूसरे देशों की सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाए। इन सब चीजों को रोकने के लिए यूएन काउंसिल में लाया गया था। क्या? यूएन काउंसिल में लाया गया था ऐसा मसौदा। ठीक है, तो उसको वीटो कर दिया है रूस ने। अब अगर हम स्पेस में डेब्रिस की बात करें, यानी कि अंतरिक्ष में अगर हम कचरे की बात करें, तो देखो कितनी बुरी स्थिति है। यहाँ देखो 1957 में पृथ्वी कुछ ऐसी थी, 2005 में सैटेलाइट इतनी ज़्यादा भरमार हो चुकी है बाहर कि स्थिति ऐसी हो चुकी है, 2018 में स्थिति ये हो चुकी है, और ऐसी संभावना है कि 2030 में स्थिति ऐसी होने की संभावना है। ये एक संभावना है। ठीक है, संभावना इस आधार पर लगाते हैं कि यहाँ पर ये किस आधार पर ग्रोथ हो रही है, उसी आधार पर आगे कैसे होगी, इस आधार पर संभावना लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये मसौदा लाया जाना जरूरी क्यों था वो भी समझ लो। जैसे कि स्पेस में ना जब हम सैटेलाइट स्थापित करते हैं तो सैटेलाइट अपनी एक गति से घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पर सैटेलाइट स्थापित करें तो वो अपनी गति से घूमता रहेगा, वो किसी दूसरे सैटेलाइट से नहीं टकराएगा। लेकिन अगर इन्होंने दूसरा एक और सैटेलाइट यहाँ पर रख दिया तो ये भी अपनी गति से घूमता रहेगा, तीसरा अगर इन्होंने यहाँ रख दिया, चौथा यहाँ रख दिया, तो ये ना अपनी गति से घूमते रहेंगे, आपस में टकराएंगे ही नहीं। लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी हो जाए कि ये सैटेलाइट मान के चलें टकरा गया, या फिर ये सैटेलाइट में कोई इशू आया, तो पता क्या होगा? ये सैटेलाइट फिर इससे या इससे या इससे किसी से भी टकरा सकता है। और ऐसी स्थिति बन सकती है कि क्योंकि चारों तरफ सैटेलाइट है। अब इन्होंने पहले तो इस स्थिति में इनको लगा रखा है कि किसी से टकराए नहीं, लेकिन अगर ये टकराना शुरू हो गए एक बार, तो क्या फिर ये रुकेंगे? क्योंकि इनकी एक बार गति क्रिएट हो जाती है, फिर वही गति चलती रहती है, क्योंकि इन पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि ये एक दूसरे से टकराते टकराते बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय कर दें, और इसको पता क्या कहा जाता है? इसको केसलर सिंड्रोम कहा जाता है, केसलर सिंड्रोम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम इसको ना एक वीडियो के माध्यम से देखना चाहें तो हम इस वीडियो के माध्यम से इसको देख सकते हैं। चलो इसको जरा देखो आप लोग ध्यान से।
ठीक है, आपने देखा कि स्थिति कैसी बुरी हो सकती है, कितने ज़्यादा कचरा फैल सकता है अंतरिक्ष में और कितनी बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसके लिए मसौदा लाया गया था। अगर हम एक बार ये देखना चाहें ना कि ये अभी तक जो कचरा हुआ है वो इतना कचरा अभी तक किस देश ने कितना फैलाया है, तो देखो ये जो रूस है ना जिसने मना किया था कचरा, इसके लिए मसौदे को रोका था, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है अंतरिक्ष में कचरा फैलाने के लिए। दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे पर है चाइना। अब यहाँ पर ना एक ट्रेंड देखो कि ये है 7032 पार्ट्स फैलाए, इसने 5216 फैलाए और इसने 3854। चौथे का क्या है 520, यानी कि ये कितने हजारों में है और ये 520। और यहाँ पर पांचवें पर पहुंचते हो तो जापान बिल्कुल 117 और भारत बिल्कुल 114 है। यानी कहने को तो 1 2 3 4 5 छठवें नंबर पर है भारत, लेकिन असल में अगर संख्या के आधार पर देखें तो इनका कितने बहुत ही कम है। तो भारत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार यही देश हैं और अभी भी ये देश रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अब चलो हमारे पास कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं, उनको समझ लेते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेजा 2 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, हम जो वन लाइनर है ना उनमें वो प्रश्न लेके आते हैं कि अगर लंबे समय तक अगर प्रीलिम्स खिंचता है, अगर प्री की डेट अगर लंबे समय तक खिंचती है तो इन प्रश्नों की ना रिलेवेंसी कम हो जाएगी। लेकिन जो हम वो प्रश्न लेके आते हैं जो कि जिनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं उनकी रिलेवेंसी कम नहीं होगी। ठीक है, आगे है कि नरसिंह यादव को हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तीसरा है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। और एक और पॉइंट है वो कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना और परिचालन की शुरुआत की है। याद रखना CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, इससे पहले भी बता चुके हैं। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी देख लीजिए, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना ही देना, जैसा कि आप हमेशा से देते आए कि हाल ही में किस देश द्वारा कुछ ही सेकंड्स में चार्ज की जाने वाली सोडियम आयन बैटरी विकसित की गई है। ठीक है, ऑप्शन है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या यूएसए। इसका आंसर आपको देना है और साथ ही जो आप आंसर दोगे उससे रिलेटेड आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट अगर पता हो तो जरूर उसमें आप कवर किया करो। ठीक है, कुछ लोग करते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है, कुछ लोग बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं। और साथ ही एक दो चीज़ जो क्वेरी है आप लोगों की, पहली बात तो ये कि देखो आप मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं आप सभी की रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं सबके रिप्लाई दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, सबके रिप्लाई दूंगा, चाहे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के लाऊं या फिर लाइव आना पड़े मुझे, लेकिन सबके रिप्लाई दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ना ये चीज़ याद रखना कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर क्रॉनिकल से हमें कंप्लीट करा दो, तो आपको शायद अभी जानकारी है नहीं कि देखो अगर अक्टूबर या नवंबर तक एग्जाम जाता है तो हमें पिछले 6 महीने का बहुत अच्छे से करंट अफेयर कंप्लीट होना चाहिए और बाकी का हम घटनासार और आई दृष्टि से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रॉनिकल तो छोड़ दो, क्रॉनिकल, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, ऐसा कोई भी अखबार नहीं बच रहा है जिसकी करंट अफेयर आप नहीं कवर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ अननेसेसरी न्यूज होती हैं जिनको जानबूझ के मैं नहीं लेता हूं, जिनकी मुझे पता है कि उनकी अगर रिलेवेंसी है तो आने वाले अगर 1 महीने 1.5 महीने तक अगर एग्जाम है तभी रिलेवेंसी है, उससे आगे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली दिए जाते हैं, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो मंथली लाए जाते हैं। अब आपको पता है क्या मिलता है, आपको मंथली डेटा का दे देंगे कि देखो इसने ये रैंक ली, इसने ये रैंक ली। मुझे तो पता है कि अगर एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होना है तो इस डेटा का कोई नहीं है, इसलिए मैं उन डेटा को कवर नहीं करता हूं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्रॉनिकल आप लोग देख लें, डेली क्रॉनिकल जाकर के कहीं पर भी कोई भी न्यूज नहीं छूट रही होगी, आप बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहें। ठीक है, और एग्जाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले हम आई दृष्टि और घटनासार दोनों को लेकर के आएंगे और दोनों को बहुत अच्छे ढंग से, इतने अच्छे से याद करवा देंगे कि इस बार ना करंट अफेयर की, जब मैंने आपसे कह दिया कि करंट अफेयर की आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, आप बाकी के सब्जेक्ट को कवर करिए, करंट अफेयर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर करंट अफेयर के 30 प्रश्न आते हैं तो 25 मिनिमम बता रहा हूं, ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 25 मिनिमम प्रश्न आपको यहां से 100% मिलेंगे, आप करके ही आएंगे। देखो मिलने की तो संभावना ये है कि एक आध प्रश्न ही भले बाहर जाए, अदरवाइज सारे के सारे प्रश्न हमारी क्लासेस से मिलने वाले हैं, ये आप ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, चाहे वो कितने भी टफ प्रश्न हो, इजी हो, कैसे भी हो, हर प्रश्न मिलेगा। लेकिन बात है आपके करने की, तो आप कर पाएंगे उनमें से 25 या 26। लेकिन अगर आप आई दृष्टि घटनासार की भी क्लास अगर सही से कर लेंगे, और उसका हम क्या करेंगे कि हम उसके क्वेश्चन का एक ग्रुप भी बना देंगे जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में और करवा देंगे, पूरी आई दृष्टि घटनासार। तो उसका ना आप बार बार रिवीजन भी करवा देंगे और उसका टेस्ट कंडक्ट कराते रहेंगे बार बार। प्रयास ये रहेगा कि करंट अफेयर इस बार आपकी सही हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ऐसे कमेंट तक देखे जिसमें कहा कि सर मेरे 83 राइट हैं, सब नॉर्मली, मतलब जो स्टैटिक पोर्शन है उससे 83 राइट है और करंट अफेयर के मेरे 2 या 3 प्रश्न चाहिए। ये इसका मतलब समझ रहे हो, ये बंदा सिलेक्टेड है, ये प्रश्न जो भी है ये PCS का प्री या समीक्षा अधिकारी का प्री निकाल चुका है। समस्या क्या है, इसकी स्ट्रेटजी में कमी है। इनको क्या करना होगा, इनको ये करना होगा कि करंट अफेयर पर ध्यान देना होगा, इनका डेफिनेटली निकलना ही है। समझ में आ रहा है? तो करंट अफेयर को आप सीरियस ले लीजिए। करंट अफेयर में प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करे जा सकते हैं और कम मेहनत में करे जा सकते हैं। डेली अपडेट रहिए, डेली मैं आपको बताता हूं कि करंट अफेयर को किस तरीके से हम मेंस के क्वेश्चन में किस तरीके से कवर करा सकते हैं। ये चीज़ भी मैं आपको बीच बीच में बताते रहता हूं। लेकिन आने वाले कुछ समय में अब मैं 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा लेके आने वाला हूं, जिसमें और अच्छे से करंट अफेयर में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें निकाल के लाऊंगा। जैसे कि कुछ किताबों के नाम लेके आऊंगा, वो किताबें आप याद कर लोगे जो कि नॉर्मली प्री के लिए करते हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, उन किताबों में क्या स्टोरी है
और हम उसको मेंस में कैसे लिख सकते हैं ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि प्री के लिए तो आपको पता है कि भाई ये किताब इसने लिखी है, लेकिन साथ ही अगर आपको उस किताब का रेफरेंस भी आ जाए कि इस किताब में ये चीजें बताई गई हैं, तो आप कहीं पर मेंस का आंसर मेंस का आंसर लिखते समय आप ये चीज भी बीच में कोट कर दोगे इस किताब का नाम कि इस किताब में ये चीज दी गई है, तो और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करते हैं, बाकी निश्चिंत रहें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। लेकिन ये आंसर जरूर देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। जो लोग कमेंट करते हैं मुझे सबके नाम याद है, मुझे पता है कि ये रेगुलर कैंडिडेट है, और जो लोग कमेंट नहीं करते हैं एकदम उनके बारे में मुझे ना कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, कम से कम 100 लोग हैं जिनके मुझे नाम एकदम से याद है कि ये लोग कमेंट करते ही करते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं वो लोग करते रहें, कुछ नए लोग भी ऐड हो जाएं और कमेंट करें। आप लोग हमसे रोजाना कमेंट करें ताकि मुझे आप लोगों के बारे में बता रहे कौन रेगुलर है कौन नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।